ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मेरे विद्यार्थियों, आज अपन हिंदी विषय से संबंधित जो पूर्व मूलभूत हिंदी के लिए क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उससे संबंधित बातें करेंगे। मैं मूलाराम चौधरी आपको हिंदी अनिवार्य विषय के बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले अपन को कक्षा 12 में आरोप भाग 2 हिंदी का अध्याय 1 है। उनसे पहले अपन को हिंदी से संबंधित कुछ बातें करनी है, क्योंकि हिंदी में छोटी बड़ी बातें पाठ से पहले भी जरूरी है। तो अपन को सबसे पहले तो हिंदी में क्या मतलब काव्य खंड है, गद्य खंड है, गद्य और पद्य 2 है, तो उनके बारे में भी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ज्ञान की बात है कि हिंदी साहित्य विद्याएं अलग अलग विद्याएं होती है और उन विद्याओं को भी अपन को समझना जरूरी होता है। कभी कभार क्या होता है, अपन विद्या के बारे में अपन को ध्यान नहीं होता है कि हिंदी में विद्या मुख्य रूप से 2 होती है, एक गद्य और एक पद्य। गद्य में अलग अलग विद्याएं और भी होती है, लेकिन पद्य में एक पद्य विद्या ही काव्य खंडी होता है। जैसे ये काव्य विद्या है, यह परिचय है और ये अलग अलग इन्होंने उदाहरण देके बताया है कि प्रमुख लेखक रचना क्या क्या है। तो जैसे काव्य में, तो काव्य लिखते समय भावनात्मक और कल्पनात्मक, भावना मतलब मन की भावना से जुड़ा हुआ होना चाहिए और कल्पनाशील होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक शब्द लिया जाता है और उसको कल्पना कर करके उसका विस्तार किया जाता है। और ये काव्य है, ये गीत शैली में लिखा जाता है, मतलब गाने योग्य। इसमें लय, ताल, छंद, विधान सब होना जरूरी है। जैसे तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है, अरविंद राय बच्चन की मधुशाला है, तो ये क्या है, काव्य के उदाहरण है। अब है कहानी भूतकाल में लिखी जाती है और कहानी में छोटी ये गद्य रचना होती है जिसमें पात्र भी होने जरूरी है, जिसमें सजीव पात्र होने जरूरी है और गर्दा और भाव का महत्वपूर्ण इसमें स्थान होता है। ये जो प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है, तो ईदगाह में क्या है, हामिद वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए, दादी माँ के लिए चिमटा लेके आता है। तो हामिद एक जीवित पात्र है। हामिद की दादी है जो अमीना है, वो भी एक जीवित पात्र है। क्या है, अलग अलग वो पात्र, वो अलग अलग आइटम खरीदते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उनके अंदर बड़ों जैसी बुद्धि कैसे विकसित होती है, वो भी प्रेमचंद जी ने ईदगाह कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से अपन को बताई है। जय उपन्यास है, उपन्यास में क्या होता है, विस्तृत कथा जिसमें समाज, पात्रों, संघर्ष का वर्णन होता है। इसमें क्या है, देखो उपन्यास प्रेमचंद जी का गोदान है, गबन है, कर्म भूमि है, तो अलग अलग उसमें पात्रों का बताया। तो जिसमें समाज की, आज की जो दुराचारी, हाँ बढ़िया सदाचारी है उसके बारे में, और आज किसानी जो गोदान है उपन्यास, उसमें किसानी जीवन के बारे में बताया है। तो ये अलग अलग ढंग से बताया गया। अब नाटक है, नाटक पूरा संवाद आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, संवाद आधारित होता है, मतलब पूरा उनका संचालन किया जाता है और उनका मतलब संचालन मंचन होने के बाद ही पूरा नाटक होता है। तो अलग अलग पात्र होते हैं उसमें भी, और अलग अलग जो होता है पात्र, वो अलग अलग अपनी भूमिका अदा करते हैं और उसके हिसाब से नाटक का पूरा का निर्माण किया जाता है। अब है आत्मकथा लेखक अपने जीवन का पूरा सजीव वर्णन करता है। और एक होती है जीवनी में क्या होता है, लेखक नहीं लिखता, उसकी दूसरा लिखता है, किसी दूसरे के लिए लिखता है, वो होती है जीवनी। और आत्मकथा होती है वो खुद लिखता है, वो आत्मकथा होती है। अब निबंध, किसी विषय पर लेखक के व्यक्तिगत विचार लिखे जाते हैं, वो निबंध कहलाते हैं। मतलब अपने खुद के विचार लिखने हैं, तो वो क्या है, निबंध है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा के समय जो यात्रा यानी कि यात्रा करते हैं उस समय लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत कहलाता। अपने अनुभव साझा किए जाते हैं। यात्रा में उन्होंने कहां से शुरू की, कहां अंत किया, बीच में क्या देखा, क्या नहीं देखा, वो सब किस में आते हैं, कहां की शहर की, तो सब क्या होता, वो यात्रा वृत्तांत में आता है। अब देख लीजिए संस्मरण किसी स्मृति, व्यक्ति या अनुभव से जुड़ा भावनात्मक वर्णन होता है, वो क्या कहलाता है, संस्मृति। इसमें संस्मरण कहलाता है। इसमें एक रेखा चित्र भी आता है, उसमें पूरे चित्र के माध्यम से मतलब पूरे पाठ को अपन समझते हैं। अब एक डायरी, व्यक्तिगत अनुभवों की दैनिक अभिव्यक्ति, मतलब क्या होता है, अपने खुद के विचार अपनी एक नोटबुक के अंदर लिखने होते हैं। जीवनी तो हो गया। अनुवाद,
अनुवाद एक भाषा के दूसरी भाषा में क्या करना है, अनुवाद करना, जैसे अंग्रेजी का हिंदी में रूपांतरण करना है, हिंदी का अंग्रेजी में करना है, तो ये क्या है, ये अनुवाद है। अब रूपक यहाँ प्रतीकात्मक कहा है, प्रतीकों द्वारा किसी गहरे अर्थ या जीवन मूल्य की प्रस्तुति देना, ये रूपक या प्रतीकात्मक कहलाते हैं। देखो अपन परीक्षा से संबंधित सवालों पर भी चर्चा करेंगे, जो मोस्ट कौन से उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे, और उनसे पहले अपन लेखक परिचय हरिवंश राय बच्चन जी का पढ़ना है, उसके बाद अपन पाठ पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। और अपन को अच्छे से पढ़ाई करनी है, पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, एक बार समझना है, 2 बार देखना है, अच्छे मन लगाकर अगर पढ़ाई करते हैं तो हिंदी अनिवार्य में भी आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे, कोई एक नंबर भी कम नहीं कर सकता है। आपको अच्छे से पढ़ना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ना है, पूरी रुचि लेकर पढ़ना है। अब अपन पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन और साहित्य परिचय। देखो, बच्चन जी का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। कहां पर हुआ था? सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी वो 2003 में मुंबई में हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। और इनको जो प्रसिद्धि मिली है वो किसकी वजह से प्रसिद्धि मिली है? कोई कारण होता है, नहीं होता है प्रसिद्धि मिलने का? तो वो क्या कारण है? कारण यह है कि ये एक गीतकार, महान गीतकार है, दूसरी आत्मकथाकार भी, स्वयं लिखते हैं, स्वयं गीत गाते हैं और पूरी दुनिया से अलग भी रहते हैं। देखो इनके पूरे काव्य में आप देख लेना, ये आलावादी कवि है, प्रेम और मस्ती के काव्य लिखते हैं। तो अपन आगे इनकी पढ़ते हैं अब रचनाएं, और रचनाओं के बाद इनमें क्या विशेषता है, क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो अब इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचना में देख लीजिए मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। ये तीनों रचनाएं फारसी के एक कवि है उमर खयाम, इनका तीनों पर प्रभाव है उमर खयाम का। उमर खयाम का इन तीनों रचनाओं पर इनका सीधा प्रभाव दिखाई देता है, जो है मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, जो 1935, 38 और 1938 तीनों 1935, 1938 और 1938 तीनों रचनाओं का प्रकाशन काल है। चौथी रचना इसका निशा निमंत्रण है, फिर एकांत संगीत है, आकुल अंतर है, मेलनयामिनी है, सतरंगिनी है, आरती और अंगार है, नए पुराने झरोखे हैं और टूटी फूटी कड़ियां। ये इनकी प्रमुख काव्य रचना है। अब इनके गद्य रचनाएं भी है, लेकिन इनसे पहले अपन को ये काव्य रचना के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। उनमें भी अपन को ये तीनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, और तीनों रचनाओं पर उमर खयाम का प्रभाव है, जो फारसी के कवि है। इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है, ये भी महत्वपूर्ण है, चारों ही, 1, नंबर 2, 3 और 4। इनका क्रम भी यही है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये मतलब ये आत्मकथा ये कितने भागों में है? ये आत्मकथा 4 भागों में, कितने भागों में है? 4 भागों में। और इनके चारों भाग, ये क्रम भी यही है, यही आपको याद करना है। आत्मकथा इनकी पूछी जाती है सवाल में, बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन आया है कि इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम लिखिए, तो चारों आत्मकथा अपने नाम लिखने हैं। और यहाँ कभी पूछ लेते हैं हरिवंश राय बच्चन जी आत्मकथाएं कितने भागों में है, तो ये 4 भागों में है। लेकिन अपन को जरूर याद करनी इनकी आत्मकथा और उनकी 3 काव्य कृतियां, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। और आत्मकथा में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी अनुवादित कृतियां हैं, जो हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। ये तीनों याद रहे या नहीं रहे, ये कोई मोस्टली है नहीं, लेकिन आपको आत्मकथा जरूर याद करनी है और वो तीनों रचनाएं आपको जरूर याद करनी है। क्यों कभी कभार क्या होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हरिवंश राय बच्चन का जीवन व साहित्य परिचय लिखिए, तो जन्म में, मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, उनकी प्रसिद्धि किस कारण हुई, उनका ग्रंथावली कितने भागों में है और उनकी रचनाएं लिखनी है। कभी कभार केवल एक आत्मकथा का पूछा जाता है कि आत्मकथा कितने भागों में है, या भागों के नाम लिखिए, बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं 2 नंबर का, तो उनके बारे में अपन को विस्तार से पूरा देखना है। अब आगे
देखो इन्होंने डायरी भी लिखी है, प्रवासी की डायरी। प्रवासी की डायरी में क्या है, जो विदेश प्रवास मतलब प्रवास मतलब अपने देश से बाहर, अपने देश से बाहर लिखी गई डायरी प्रवासी की डायरी होती। और समग्र साहित्य अपन ने पहले बात की थी कि इन्होंने मतलब बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने खंडों में लिखा है, तो 10 खंडों में लिखा है। ये जरूर आप याद कर लिखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि बच्चन हरिवंश राय बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में, तो ये 10 खंडों में। कितने खंडों में है, 10 खंडों में। इसका भी अपन को पूरा ध्यान रखना। और किस नाम से है, तो ये बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में। अब देखो इनका पैसागत व्यवसाय क्या है, ये भी अपन को नॉर्मल ध्यान तो होना चाहिए कि इनका परिचय पढ़ रहे हैं तो हरिवंश राय बच्चन का। तो इन्होंने 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी ये जुड़े रहे। फिर इन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं बच्चन जी। 3 काम, 1942 से 52 तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रम में जुड़े, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी काम ये इन्होंने किया है। अब कविता की शैली क्या है, जो इन्होंने काव्यखंड लिखा है उनकी शैली क्या है, भाषा क्या है, अभिव्यक्ति क्या है और भी क्या क्या है वो अपन पढ़े। देखो सायावाद की जटिलता, यह सायावाद के बाद आता है एक हालावाद। सायावाद के ये भाग है और हालावाद है, और यह हालावादी कवि है। और हालावाद का अर्थ होता है प्रेम और मस्ती का कवि। ये कैसे कवि हरिवंश राय बच्चन जी, यह हालावादी कवि है। कैसे कवि है, हालावादी। और हालावाद का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है प्रेम और मस्ती का काव्य। प्रेम और मस्ती का काव्य, प्रेम और मस्ती का काव्य। तो ये सायावाद की जटिलता से हटकर सरल, संवेदनशील व गेय भाषा, इन्होंने सायावाद जो जटिल था उनकी सरलता की ओर लेके गए, संवेदनशील हुए और गाने योग्य शैली का निर्माण किया। फिर निजी अनुभवों की ईमानदारी से इन्होंने अभिव्यक्ति की। अपने खुद के जो विचार होते हैं वो एकदम ईमानदारी से इन्होंने अभिव्यक्ति की और जनता से सीधा जुड़ाव रखा। हर आदमी से इन्होंने जुड़ाव रखा कि किस आदमी की क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो मतलब इन्होंने आम जनता से सीधा जुड़ाव रखा। देखो इनकी विशेषता क्या है, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। फारसी कवि उमर खयाम से प्रभावित रहे, वो अपन ने पहले भी देखा था। देखो इनकी तीनों रचनाएं, जो ये तीनों रचनाएं उमर खयाम से प्रभावित है। मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश से प्रभावित है। मधुशाला में जीवन मदिरा का दर्शन, ये मधुशाला, मधुशाला में क्या होता है, जीवन एक मदिरा का दर्शन माना है। कविता को आत्मानुभूति और समाज की पीड़ा का संगम बनाया है। मतलब अपनी जो कविता है वो अपने खुद की आत्मा से निर्माण की है, और फिर उन्हें जो जिसमें कविता जिसका वर्णन किया है वो किसका किया है, समाज की पीड़ा, जो समाज में क्या कुरीतियां व्याप्त हैं और किस मतलब शोषित पीड़ित लोगों पर क्या क्या होता है, अत्याचार होता है, उनसे संबंधित इन्होंने अपनी कविता में वर्णन किया है। देखो जीवन को सूफियाना अंदाज में देखने की प्रेरणा मिलती। सूफियाना मतलब सूफी कवि कैसे थे, प्रेम के कवि थे। कैसे कवि थे, सभी प्रेम के। जो मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ लो, उसमें क्या था, पूरा सूफियाना अंदाज है। पद्मावत क्या, पद्मावत में क्या लिखा है, पूरी मतलब कहानी जो प्रेम के से संबंधित ही लिखी। अनेक कवि हुए सूफी काव्य में, लेकिन उन्होंने सभी प्रेम से संबंधित ही लिखा। तो इन्होंने पूरा काव्य है, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पहले भी पढ़ा था कि इन्होंने पूरा प्रेम और मस्ती के ऊपर ही लिखा है। तो इन्होंने पूरा जीवन वो किस अंदाज में जिया है, तो इन्होंने सूफियाना अंदाज में जीने की प्रेरणा हमें देते हैं। फिर तेरा मेरा के झगड़ों से ऊपर उठने का संदेश। ये कहते हैं संसार में तेरा और मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा मेरा कुछ भी नहीं है। जो ये झगड़े करते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, कल जाने के बाद कुछ भी नहीं है। तो तेरा मेरा के झगड़ों से ऊपर उठने का संदेश अपन को दिया। हालावादी दर्शन, मधु के माध्यम से जीवन का रस पीने की, यह अपन ने पहले भी पढ़ लिया था। हालावादी है, यह है प्रेम और मस्ती, मतलब मधु के माध्यम से जीवन का रस पीने, रस जीवन में आनंद लीजिए, आनंद का जीवन जिए, ये अपन को प्रेरणा
बच्चन जी देते हैं। देखो छायावादों पर गीति काव्य में इनका योगदान किस प्रकार रहा है वो भी अपन इसमें पढ़ लेते। विरोधों का सामंजस्य, उन्मादों में अवसाद और द्रोदन में राह। क्या विरोधों में सामंजस्य मतलब एक दूसरे विरोध में क्या करते वो समझे। उन्मादों में खुशी है लेकिन उसमें दुख भी है। उन्मादों में अवसाद मतलब उसमें तो ये विरोध नहीं हुआ कि एक तरफ तो वो क्या कर रहे हैं खुशी है लेकिन अवसाद है, दुख है। क्या है? दुख है। रोदन में राग है, रो रहे हैं लेकिन उसमें भी क्या है? राग है। क्या है? राग है। दुनिया में हूं पर खरीदार नहीं हूं, जैसे भावों की अभिव्यक्ति हुई। क्या कर रहा है कि मैं दुनिया में हूं पर खरीदार नहीं। अपने अपने मतलब व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति हुई कि मैं बाजार से गुजरा हूं लेकिन खरीदार नहीं। मतलब बाजार से गुजरने का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि वो खरीदार होता है, नहीं ग्राहक होता नहीं होता है। क्यों? अपने खुद के भाव जो बाजार के बीच से गुजरता है तो अपने खुद के जो जिस भाव से है उसी भाव प्रकट करते हैं कवि बच्चन जी। गीत संग्रह निशा निमंत्रण, उसकी क्या विशेषता है? उसमें से अपने किताब आरो में आत्म परिचय ये इसी का एक अंश लिया हुआ है। प्रकृति के परिवर्तन में मानवीय संवेदना की अनुभूति मिलती है। क्या मिलती है? प्रकृति के परिवर्तन, प्रकृति के जो परिवर्तन होते हैं, जो ऋतुएं अलग अलग होती है उसके क्या होता है उसमें मानवीय संवेदना की अनुभूति मिलती है। वो किसमें मिलती है? निशा निमंत्रण एक गीत है उसमें सरल बिंबों के माध्यम से अगोचर सत्य को स्पर्श करता है। एकदम सरल बिंब बताए कवि ने, एकदम सरल बताकर इन्होंने कहा है अगोचर सत्य इसमें अपन को जरूर मिलते हैं। प्रयत्न और लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा जरूर मिलती है। इसमें प्रयत्न करने से अपन को क्या मिलता है? लक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? लक्ष्य मिलता है। बच्चन की कविताएं आत्म साक्षात्कार और समाज से द्वंद्वात्मक संबंधों की खोज है। हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है वो क्या है? वो आत्म साक्षात, एक तो खुद से साक्षात करती है, खुद से सवाल करती है और समाज में द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है टकराव, दोनों के बीच जो टकराव होता है वो क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। और उसकी नई नई खोज भी करता है। उनके काव्य का मूल प्राण प्रीति और कला का मतलब क्या? प्रीति और कला का मतलब प्रेम और कला का। प्रीति का मतलब क्या होता है? प्रेम। और कला का मतलब क्या होता है? झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई, कला, क्लेश। तो क्या होता है? मतलब प्रीति और कला। उनके काव्य जो मूल प्राण, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन के काव्य का मूल प्राण क्या है? तो मूल प्राण यह है प्रीति और कलह का है, मतलब प्रेम और क्लेश का है। तो तभी तो द्वंद्व होता है, क्यों? प्रेम और क्लेश दो तो एक जगह ठहर नहीं पाती है, तो फिर क्या होता है? द्वंद्व पैदा होता है। तो द्वंद्व होता है तब टकराव होता है। उन्होंने हिंदी कविता को जनमानस से जोड़कर अद्वितीय लोकप्रियता भी पाई है। मतलब हर आम आदमी से जोड़ने का काम अगर हिंदी में किसी ने किया है तो वो हरिवंश राय बच्चन ने किया है। तभी उनकी एक खास विशेषता बन जाती है कि कविता को जनमानस से जोड़कर अद्वितीय लोकप्रियता इन्होंने पाई है। अब हिंदी जो अपने हरिवंश राय बच्चन जी से संबंधित जो अपने जीवन परिचय और साहित्य परिचय पढ़ा है उनसे संबंधित 4-5 प्रश्नोत्तरी है, वो भी अपन को हल करना है। तो आपके पास 10 सेकंड का समय, उसमें ये सवाल हल करने हैं। पहला अपना सवाल है, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, कि किस विधा से संबंधित है? इसका विधा पूछा है। विधा अपने पहले भी पढ़े थे। विधा मतलब होता तरीका, ढंग। तो मतलब ये गद्य है, यहाँ पद्य है। तो ये और गद्य में भी कौन सी विधा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये अपने पहले पढ़ा था। देख लीजिए एक बार वापस जाके। ये रे, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इसकी क्या प्रसिद्ध आत्मकथा है। और आत्मकथा कितने खंडों में है? 4 में। तो अपने ये क्वेश्चन था। तो हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना क्या भूलूं क्या याद करूं पाठ की विधा क्या है? अब तो आपको पता चला, कर लिया। ये क्या है?
आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा है। अब अगला सवाल है, अगला प्रश्न भी हल करो, ये 10 सेकंड का समय है। निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति नहीं? मतलब हरिवंश राय बच्चन से संबंधित नहीं है। कौन सी रचना इनमें से? आपके सामने चारों ऑप्शन, इन चारों में से कौन सी नहीं है? पूछा नहीं वाला, ये ध्यान रखना आप अच्छे से कि कौन सी नहीं पूछा है। कभी कभार क्या करते हैं, पहले एक सीधा कर देते, नहीं, आप सवाल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसका हल करना है उसको। फटाफट कर दो। देखो इसमें मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश तो है, निशा निमंत्रण है, मैकबेथ या अनुदित रचना है, तो इसमें कौन सी नहीं है? नाटक इनकी रचना नहीं। क्या नहीं है? नाटक इनकी रचना नहीं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहां पर हुआ? बच्चन जी का जन्म कब और कहां पर हुआ? अपन ने ये शुरुआत में पढ़ा था, कहां पर हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन बता दो, फटाफट बता दो। ये आपकी तैयारी है, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, इन प्रश्नों के माध्यम से समझना है। देखो इनका जन्म हुआ था 1907 इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1907 इलाहाबाद। और मृत्यु कब हुई थी? 2003 मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जन्म हुआ था 1907 इलाहाबाद में। इसी के साथ आज की क्लास को ये अपन विराम देते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ना, शुरुआत से जीवन और साहित्य परिचय, उसके बाद अपन पाठ परिचय पढ़ेंगे, और पाठ परिचय के बाद अपन आगे आत्म परिचय पूरा गीत पढ़ेंगे। इनके जो दो भाग दोनों पढ़ेंगे, फिर अगला पाठ पढ़ेंगे।